हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित श्रीवास्तव, योर सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू प्रयाग स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का पहला टॉपिक, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे इस चैप्टर में। यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और हमने ये भी देखा था पिछले वीडियो में कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, और उस चैप्टर को हम लोग कनेक्ट करें अगर पिछले चैप्टर से, इस चैप्टर को कनेक्ट करें पिछले चैप्टर जो कि हमारा था क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो क्या कहता है कि उस समय यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई, कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े, यूनिटी कैसे डेवलप हुई, एक नेशन स्टेट कैसे बना। वही सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम आप पीरियड मालूम ही होगा, 1914 से 1918 के बीच में। 1914 से 1918 के बीच की बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है ये। ठीक, अच्छा, इस टाइम पीरियड में, अच्छा ये टाइम पीरियड पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखिए तो उसमें हमने पहली बात कही थी कि गांधी जी जब इंडिया में आए अफ्रीका से, तो उस समय कौन सा सन था, 1915। और जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस से जुड़े और लोगों को, यहाँ लोगों की समस्याओं को देखते हुए उन सबको एकजुट करने का प्रयास किया। तो वही सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे 1915 के पहले का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने बताया था पहले ही आपको कि 1915 का इतिहास क्लास 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद की कहानी इस चैप्टर से शुरू होती है। और यहां से अगर शुरू करें आफ्टर 1919, आफ्टर 1919 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, भाई 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद की कहानी देखते हैं पहले। ठीक है, द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। 1919 के बाद की कहानी अगर देखें तो क्या होता है, नेशनल मूवमेंट जो है हर जगह फैल रहे थे आज़ादी को लेकर के। नोशंस भले ही अलग हों लेकिन सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, नए नए सोशल ग्रुप्स डेवलप हो रहे थे। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष करने के, स्ट्रगल करने के नए नए तरीके डेवलप हो रहे थे। ये सब तरीके कैसे डेवलप हो रहे थे, कौन डेवलप कर रहा था, यही तो क्वेश्चन है भाई साहब के दिमाग में। क्या कह रहे हैं ये कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, ये सारे जो डेवलपमेंट हुए, सब बदलाव जो हुए, ये सब हुआ कैसे, कैसे जानेंगे हम लोग। एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, उन्होंने क्या किया, मतलब लोगों ने क्या किया, कंट्री के लोगों ने कैसे किया ये सब चीजें, कौन सी चीजें, कि मूवमेंट कैसे किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज कैसे उठाई, कैसे लोगों को एक साथ जोड़ा, कैसे सारी घटनाएं हुई। तो ये सारी चीजें चलिए अब लोग डिस्कस करते हैं। भाई साहब का जो क्वेश्चन है इसको आंसर देने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। 1919 के बाद की कहानी तो अभी हमने एक फ्लैशबैक की तरह देखा कि आफ्टर 1919 मूवमेंट हो रहा है। अब ये सारे मूवमेंट होंगे कैसे, कौन करेगा, तो ये सारी चीजें जानने के लिए तो पहले हमें जानना होगा ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था, तभी तो हम बता पाएंगे ना। जैसे अगर कोई दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए झगड़ा हो रहा था, आप गए बचाने के लिए, ठीक है, तो जब आप बचाने जाएंगे तो सबसे पहले आप जानने की ये भी कोशिश करेंगे ना कि क्या वजह थी झगड़े की। तो चलिए उस वजह को देखते हैं कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुए, जो आंदोलन स्टार्ट हुए, तो वो वजह क्या थी, इफेक्ट क्या था पड़ा इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, कि जब इफेक्ट कुछ पड़ेगा, लोग नाराज होंगे, लोग गुस्सा होंगे, तो एक इमीडिएट रीजन बनेगा ना, कुछ तत्कालिक कारण जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो इमीडिएट रीजन होगा वही लाएगा बदलाव। ठीक है, देख लेते हैं। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप सोच रहे होंगे इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे आ गया। वो ऐसे आ गया क्योंकि इंडिया में उस समय अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश की कॉलोनी था, ये गुलाम था। और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में शामिल था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, एलाइड ग्रुप में शामिल था ब्रिटेन। आपने क्लास 9 में पढ़ा भी है, एलाइड ग्रुप और यूनियन सेंट्रल ग्रुप कौन कौन से थे, इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल थी। एक प्रकार से आपका ये गूगल क्वेश्चन है, कर लीजिए, इसका आंसर फाइंड आउट करिएगा। ठीक है,
क्लास 9 में पढ़ा भी है आपने कमेंट में आंसर करिएगा इसका। तो वार के समय ब्रिटेन जो है इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ओवरऑल उसका इंपैक्ट तो इंडिया पे पड़ना ही पड़ना है ना। तो वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, कंट्री में इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। कैसी सिचुएशन, क्या हुआ? इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब भाई डिफेंस का मतलब फौज, आर्मी। भाई वॉर में कौन जाएगा? आर्मी जाएगी, फौज जाएगी, उस पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा फौज को क्या करेंगे और मजबूत बनाएंगे, अपनी आर्मी को हम और स्ट्रांग बनाएंगे ना, तो उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसके जब इन्वेस्टमेंट होगा तो कहां से पैसा आएगा? जो गुलाम देश होते थे उन्हीं से पैसा, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वहीं से पैसा ले जाते थे, टैक्स बढ़ा देते थे। तो यही सारी तरीके थे जो गुलाम देशों को परेशान कर रहे थे एक प्रकार से, ठीक है। बाय वॉर लोन्स, कैसे? वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्स इंक्रीज कर दिया, युद्ध के लिए लोन ले लिया। लोन एक प्रकार का क्या कह सकते हो, फॉर्मेलिटी कह सकते हो। और टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स भी लगा दिया। जिनकी इनकम ज्यादा रहती थी, जिनकी इनकम जैसे भी जिसकी इनकम होती थी उस प्रकार से टैक्स देना पड़ता था। तो ये सारी चीजें किस पर ये हो रही थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व तो ब्रिटेन था, लेकिन इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा था इंडियंस को। अल्टीमेटली इंडियंस जो है प्रभावित हो रहे थे ना। एंड प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, 1913 और 18 के बीच की कहानी देखा जाए तो प्राइस जो भी प्रोडक्ट के दाम डबल हो गए थे। कहते नहीं महंगाई बढ़ गई थी। अब महंगाई बढ़ती तो आपके जेब में पैसे ज्यादा होंगे तभी तो आप सरवाइव कर पाओगे, है कि नहीं? अब अगर यहां देखें, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन सप्लाई सोल्जर्स। भाई गांव के लोग जो होते ना उनको बोला गया कि सोल्जर सप्लाई करना है। भाई सप्लाई का मतलब समझिए जबरदस्ती, जैसे एक लाइन लिखी हुई, एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फोर्सफुली रिक्रूट किया जाने लगा, जबरदस्ती आर्मी में भरा जाने लगा। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, जबरदस्ती आपको जो है आर्मी में रखा जाएगा, फोर्सफुली। आपका मन हो चाहे ना हो, युद्ध में लड़ना जाने का मन है, युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन लोग जो है एक प्रकार से, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, कैसे लोग परेशान हो भी रहे हैं। भाई सीधी सी बात है ना, जबरदस्ती आपको कोई कहे कि चलिए युद्ध लड़िए, तो एक तो आपकी समस्या, आप तो लड़ना भी नहीं जानते, बंदूक भी चलाना नहीं जानते, तलवार भी चलाना नहीं जानते, तो वहां तो आपकी मौत निश्चित है। तो लोग तो डरेंगे ही। दूसरी बात देखिए, इन 1918 से 1919 तक की बात करें और 1920 से 21 की बात करें, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर का मतलब फसलें उतनी अच्छी से, मतलब जो किसान फसल लगाते थे उतना अच्छा उत्पादन नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हुई। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में, ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर रीजन में क्या हुआ कि क्रॉप फेलियर हो गई। अब जब क्रॉप फेलियर होगी तो सीधी सी बात है क्या होगा, जब फसल उगेगी ही नहीं तो लोग अनाज नहीं पाएंगे, तो भोजन की कमी तो आ ही जाएगी। एंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ रहा है, यहां पर लोगों को कैसे इसका क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप फेलियर होने से भोजन की कमी हो गई। दूसरा उधर अब टैक्स भी पे कर रहे हो, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में ले जाया जा रहा है, मतलब चारों तरफ से लोग परेशानी से घिरे हुए हैं। दिस वॉज accompanied बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। उसी समय एक और कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है तो समस्या वाली बात। एक तो समस्या ऐसी चल रही थी, फसल नहीं हुई, अनाज नहीं हुआ, ऊपर से एक महामारी आ गई। एपिडेमिक का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, कोविड महामारी, ऐसी महामारी जिसे सभी लोग परिचित हैं। तो उस समय भी एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, एक महामारी आ गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 1921 के सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फाइमाइंस एंड द एपिडेमिक। मतलब 12 से 13 मिलियन लोग, लगभग 1.25 लाख लोग, ये 1.25 लाख से ज़्यादा, लगभग इतने 1.5 लाख तक लोग मारे गए, मतलब मर गए, भूखों मर गए। भाई समस्या किस चीज़ की है? एक तो एपिडेमिक है, भोजन नहीं है, भूखमरी है, ये सारी समस्या का सॉल्यूशन नहीं था।
क्यों नहीं था? क्योंकि क्रॉप फेलियर था, टैक्स भी पे करना पड़ रहा था, लोग भूखों मर रहे थे, एक महामारी भी थी। जैसे आपने इस समय रिसेंटली जो महामारी देखी, इसमें कैसे लोग, बहुत सारे लोग परेशान हुए कि नहीं हुए? जो गरीब लोग थे, ज्यादातर तो गरीब लोग ही परेशान हुए। नाउ पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है ये। क्या कह रही है ये लाइन? कि लोगों को उस मतलब अभी भी उम्मीद थी कि चलो भैया ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो समस्या दूर हो जाएगी। जैसे हम लोग नहीं कहते थे कि चलो कोरोना खत्म हो जाएगा तब चलो सही से रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्कूल जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है, तो चलो भैया कोविड का वेट कर लेते, खत्म हो जाएगा तब चलेंगे स्कूल। तो वैसे ही लोग उस समय सोच रहे थे कि यार जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, खत्म हो जाएगा तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सोचा जस्ट उसका उल्टा हुआ। कैसे उल्टा हुआ? एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर appeared and suggested a new mode of struggle। जब ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी कि जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो समस्याएं तो जस की तस थी। जब समस्या वैसी की वैसी ही रहेगी तो सॉल्यूशन भी तो कोई लाने वाला होना चाहिए। तो उस समय समस्या का समाधान के लिए एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो एट दिस स्टेज न्यू लीडर, उस लीडर का नाम क्या जानते हैं आप लोग? महात्मा गांधी। उस लीडर का नाम क्या? महात्मा गांधी। जो लास्ट वीडियो में एक लाइन में आपने पढ़ी थी क्या, कि महात्मा गांधी जब कांग्रेस से जुड़े तो वही महात्मा गांधी। ही अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। वो एक प्रकार से अपीयर हुए, एक आइडियोलॉजी के साथ अपीयर हुए। कैसी आइडियोलॉजी? सत्याग्रह की आइडियोलॉजी। जब अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने एक विचारधारा लाई, एक आइडियोलॉजी लेकर आए। कैसी विचारधारा थी? सत्याग्रह की विचारधारा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी जी ने कैसे सत्याग्रह की विचारधारा के साथ लोगों को एकजुट किया और स्ट्रगल के नए मोड डेवलप किए। यही सारी चीज़ें तो, यही तो क्वेश्चन था हमारा कि कैसे ये सारी जो न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल है ये कैसे डेवलप हुआ। ये जब गांधी जी आए नए आइडियोलॉजी के साथ तो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। ठीक है, चलिए आइडिया ऑफ सत्याग्रह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।